अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने नाइन्थ क्लास की जो नई बुक है फ़िज़िक्स की 2025 की, उसका आगाज़ किया हुआ है और चैप्टर नंबर 1 तकरीबन हमारा आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो आज चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक्स हैं उस लिहाज से आज लास्ट लेक्चर होगा और कल की वीडियो में आप लोग इंशाल्लाह इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज़ और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह इसके ऊपर वीडियोस आइंदा आने वाले लेक्चर्स में आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आज हमने इस चैप्टर का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिहाज से। तो स्टार्ट करते हैं। आप पेज नंबर 26 के ऊपर देख सकते हैं, ये आपको कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, जो तफसीली सवाल आते हैं जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लिखने होते हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है 1.5। वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट विद एग्जांपल्स। तो आपने ये दो चीज़ें हैं, एक है प्रिसीजन और एक है एक्यूरेसी। इन दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस लिखना है। ठीक है, और एग्जांपल्स की मदद के साथ आपने उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर देनी है। तो ये आपके पास टॉपिक जो है वो पेज नंबर 21 के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ नोट्स को शेयर कर देता हूँ जहाँ मैंने इसको लिखा हुआ है। तो ये आपके पास देख सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम प्रिसीजन की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, फिर एक्यूरेसी की डेफिनेशन, फिर इन दोनों के साथ इनके एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह, यानी जो रीडिंग करके हमने जो पॉइंट्स वगैरह बनाए हैं, जो हेडिंग्स बनाई हैं, वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले प्रिसीजन का आर्टिकल आपके पास स्टार्ट होगा। तो प्रिसीजन क्या होती है? प्रिसीजन शोज़ दैट हाउ क्लोज मेजर्ड वैल्यूज़ विद ईच अदर, कि जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर आपने किसी चीज़ की लेंथ को मेजर किया और वो 2-3 दफ़ा आपने मेजर की और आपके पास 2-3 वैल्यूज़ आई, अब वो वैल्यूज़ आपस में कितनी ज़्यादा क्लोज़ हैं। जितनी ज़्यादा वो वैल्यूज़ आपके पास क्लोज़ होंगी उतनी ही ज़्यादा आपके पास प्रिसीजन होगी। मिसाल के तौर पर, अगर आपने एक रोड है, ठीक है, आपके पास अगर एक रोड है और उस रोड की आप लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है, इसकी लेंथ को आप मेजर करते हैं और पहली दफ़ा जब आपने इसकी लेंथ को मेजर किया तो आपके पास आंसर आया 2 मीटर। और जब दूसरी दफ़ा आपने मेजर किया तो आपके पास आंसर आया 3 मीटर और तीसरी दफ़ा मेजर किया तो आपके पास आंसर आया 2.5 मीटर और चौथी दफ़ा मेजर करने पर आपके पास अगेन आंसर आया 2.567, इसके राउंड अबाउट आपके पास आंसर आया। ठीक है, तो ये चार आप लोगों ने मेजरमेंट्स ली एक रोड की। जब आपने लेंथ मेजर की तो आप देख सकते हैं कि ये चारों की चारों वैल्यूज़, चारों मेजरमेंट्स जो हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। ठीक है, तो 2 के बाद 3 है, 3 के बाद फिर 2.5 आ गया, फिर 2.567, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ वैल्यूज़ हैं, यानी इनके अंदर हमारे पास जो प्रिसीजन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाई प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का मतलब आपके पास ये होता है कि जो भी आपने वैल्यूज़ को मेजर किया है वो आपके पास कितनी ज़्यादा क्लोज़ हैं। ठीक है, इसके साथ आप इसका एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं, इट कैन बी अफेक्टेड बाय रैंडम एरर्स। तो एरर्स वाला टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था, कल के लेक्चर में आप उसे देख सकते हैं, एरर्स और उसकी टाइप्स, और उसके साथ हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक भी कवर किया था। तो एरर क्या होता है? एरर बेसिकली आपके पास अगर आपने किसी चीज़ की मेजरमेंट की तो मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल एक्यूरेट वैल्यू, यानी कि आपके पास उस चीज़ की, उस रोड की जो लेंथ है वो एक्चुअल वैल्यू बेसिकली क्या है और आपने क्या मेजर की, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो होगा आपके पास आपकी मेजरमेंट के अंदर एरर। तो एरर की टाइप्स होती हैं 3, एक होता है रैंडम एरर, एक ह्यूमन एरर होता है और एक सिस्टमेटिक एरर होता है। तो ये जो रैंडम एरर्स हैं ये बेसिकली इन्वायरमेंट की वजह से जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कल के लेक्चर में इनके बारे में देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद प्रिसीजन का पर्पज़ आपके पास क्या होता है? प्रिसीजन इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स। के प्रिसीजन आपके पास दो चीज़ों को यकीनी बनाती है, दो चीज़ों की गारंटी देती है, एक तो कंसिस्टेंसी और दूसरे नंबर पर रिपीट एबिलिटी। यानी आप लोग बार बार, जाहिर सी बात है, जब आपने रोड की लेंथ्स को मेजर किया तो आपने बार बार रिपीट ही की ना वैल्यूज़, आपने अपनी मेजरमेंट को रिपीट किया, तो ये प्रिसीजन के लिए ज़रूरी था। और कंसिस्टेंसी यानी कि आपस में क्लोज़ है, इतना ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं आ रहा कि 2 के बाद 4 आ जाए या 2 के बाद 10 आ जाए, तो फिर प्रिसीजन नहीं होगी। तो इस लिहाज से प्रिसीजन का जो मकसद है वो कंसिस्टेंसी और रिपीट एबिलिटी है।
अच्छा, इसके साथ आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं कि अ स्केल दैट ऑलवेज गिव्स द सेम वेट इज़ प्रिसाइज। कि अगर कोई आप स्केल को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके ऊपर वेट की रीडिंग्स लिखी हुई हैं 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, इस तरह, ठीक है। वेट का यूनिट न्यूटन होता है और मास का यूनिट किलोग्राम होता है। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। इसको आने वाले लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ेंगे तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो वेट का जो यूनिट होता है आपके पास न्यूटन होता है। अगर आपने वैल्यूज़ मेजर की 10 न्यूटन, इस तरह ढेर सारी वैल्यूज़ को जब आपने मेजर किया तो अगर वो वैल्यूज़ आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं तो इसका मतलब फिर वो जो स्केल है वो प्रिसाइज़ है और प्रिसाइज़ वैल्यूज़ वो हमें दे रहा है। तो इस तरह प्रिसीजन हमारे पास हाई होगी। इसके बाद आपके पास एक्यूरेसी का आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रिसीजन हमने कंप्लीट कर दी और अब हमारे पास आएगी एक्यूरेसी। तो सबसे पहले एक्यूरेसी की हम डेफिनेशन लिखेंगे। एक्यूरेसी शोज़ दैट हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। कि ये आपके पास बताती है कि मेजर्ड वैल्यू आपस में नहीं बल्कि मेजर्ड वैल्यू और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उस ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट की, वो आपस में कितनी ज़्यादा दोनों क्लोज़ हैं। यानी कि आप लोगों ने अगर इसी रोड की लेंथ को मेजर किया तो वो लेंथ थी आपके पास 2 मीटर, जबकि इस रोड की जो ओरिजिनल लेंथ है वो है आपके पास 2.5 मीटर। तो ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, ठीक है। 0.5 का फ़र्क है, इसका मतलब ये एक्यूरेट है। इस तरह आप लोग देख सकते हैं जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू है वो और जो आपने मेजर्ड की, इन दोनों में कितनी ज़्यादा क्लोजनेस है। अगर ज़्यादा क्लोजनेस होगी तो इसका मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा है, अगर क्लोजनेस नहीं होगी तो इसका मतलब वो मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग इसका एक्स्ट्रा पॉइंट देख सकते हैं। इट कैन बी अफेक्टेड बाय सिस्टमेटिक एरर्स। कि ये किसकी वजह से इस पर असर होता है, वो होता है सिस्टमेटिक एरर, यानी ऐसे एरर जो कि सिस्टम की ख़राबी की वजह से या जो आप इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी ख़राबी की वजह से जनरेट हो सकता है। ये उसकी वजह से एक्यूरेसी असरअंदाज होती है। इसके बाद आप इसका पर्पस देख सकते हैं। एक्यूरेसी इंश्योर्स दी रिलायबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। ये आपके पास जो मेजरमेंट्स हैं उसकी रिलायबिलिटी को यकीनी बनाती है, जबकि प्रिसीजन जो है वो आपके पास रिपीटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को यकीनी बनाती थी। तो ये भी इन दोनों के दरमियान एक फ़र्क है। उसके बाद एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं कि व्हेन अ थर्मोमीटर शोज़ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन द एक्चुअल टेम्परेचर इज़ आल्सो 25 डिग्री सेल्सियस सो इट इज़ एक्यूरेट। कि अगर आपने थर्मोमीटर के ज़रिए टेम्परेचर को मेजर किया और उसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड में आई, और जबकि टेम्परेचर की एक्चुअल जो वैल्यू चल रही है वो भी 25 ही है, यानी ओरिजिनल वैल्यू, तो इसका मतलब आपकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा, इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी की एग्जांपल के साथ। जो लॉन्ग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, ठीक है, अब वो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपने कंसीडर कर देना है अ टारगेट और बुल्सआई हिट बाय एरोस, ठीक है। देयर आर फॉलोइंग केसेस। ये आपके पास ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। ये इस तरह की कुछ ये गेम होती है कि आप लोग इसके ऊपर एरोज़ के ज़रिए या डार्ट्स के ज़रिए निशाने लगाते हैं, ठीक है, टारगेट के ऊपर। तो अगर वो टारगेट को हिट कर जाएगा तो एक्यूरेट है, अगर टारगेट को हिट नहीं करेगा तो एक्यूरेट नहीं होगा। तो ये केसेस हैं कुछ, ये हम देख सकते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी के। सबसे पहला केस आपके पास लिखा हुआ है इफ़ डॉट्स लैंड क्लोज टू ईच अदर। कि अगर जो आपने निशाने लगाए वो आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, बट फार फ्रॉम द टारगेट, लेकिन जो आपका टारगेट है, जो सेंटर है, उससे दूर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रिसाइज है और एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो ही नहीं आई, बल्कि वो निशाने जो हैं वो बस आपस में एक दूसरे के क्लोज़ हैं। तो मेजरमेंट जब आपस में एक दूसरे के क्लोज़ हो तो प्रिसाइज़ होती है, जबकि अगर वो टारगेट के ऊपर जाके हिट करे यानी एक्चुअल वैल्यू आ जाए तो फिर वो एक्यूरेट भी हो जाती है। तो आप इसकी डायग्राम साथ बना लें। ये आप देख सकते हैं कि ये प्रिसाइज़ है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये डार्ट्स निशाने से बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन आपस में क्लोज होने की वजह से प्रिसाइज़ हो जाएंगे, ठीक है। केस नंबर 2 में आप देख सकते हैं इफ़ डॉट्स लैंड नियर द टारगेट। अगर ये जो निशाने आपके ये टारगेट के करीब लग जाएं, फिर क्या होगा, बट दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे। तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास एक्यूरेसी होगी लेकिन प्रिसीजन नहीं होगी, क्योंकि प्रिसीजन होने के लिए आपस में क्लोजनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। केस नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं इफ़ डॉट्स हिट द टारगेट एंड आल्सो टाइटली ग्रुप्ड विद ईच अदर। कि अगर निशाने बिल्कुल इस टारगेट के ऊपर जाके लगे और आपस में भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो फिर क्या होगा, इट इज़ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो फिर ये प्रिसाइज भी होगा और एक्यूरेट भी होगा।
प्रिसाइज़ क्यों होगा? क्योंकि वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, और एक्यूरेट इसलिए होगा क्योंकि वो निशाने के ऊपर जाकर बिल्कुल लगे हैं, जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू है उन्होंने उसको हिट कर लिया है। तो इसीलिए ये एक्यूरेट भी होगा और प्रिसाइज़ भी होगा। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन था प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का, जिसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन और कुछ फ़र्क लिखे और साथ में हमने एग्जाम्पल के ज़रिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी। तो आगे इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, बल्कि इसी टॉपिक के अंदर आता है। अगर आप बुक के ऊपर देखेंगे, पेज नंबर 21 के ऊपर बुक के, यहाँ पर आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और इसके आगे ये जो पैराग्राफ है इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं अच्छे से। वो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 28 हमारा बनता है, हाउ कैन वी अचीव प्रिसीजन, या आपको आ सकता है हाउ कैन वी अचीव एक्यूरेसी, कि अगर हमने किसी मेजरमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसीजन लेनी हो या हमने एक्यूरेसी लेनी हो तो फिर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में आप ये चीज़ बताएंगे। आप चाहें तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी लिख सकते हैं, इसी शॉर्ट क्वेश्चन को, बिल्कुल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहली हेडिंग है आपके पास अचीवमेंट ऑफ प्रिसीजन, कि प्रिसीजन किस तरह हमें हासिल होगी। तो प्रिसीजन इज़ डिटरमाइंड बाय द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड, तो जो हम आला इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ज़रिए हम मेजरमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, वो हमें प्रिसीजन देगा। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज इन मेजरमेंट, कि अगर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट बहुत कम है तो फिर हमारे पास चांस है कि प्रिसीजन बहुत ज़्यादा होगी। वैल्यूज़ की जो उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम मेजरमेंट्स कर रहे हैं वो प्रिसाइज़ होंगी, यानी वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसकी सबसे छोटी से छोटी मेजरमेंट वो कितनी कर सकता है, तो वो जो छोटी से छोटी मेजरमेंट होगी वो उस इंस्ट्रूमेंट का अपना लीस्ट काउंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अचीवमेंट ऑफ एक्यूरेसी, कि हम एक्यूरेसी को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अ मेजरमेंट इज़ एक्यूरेट इफ़ इट करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका हमने साइज़, या हमारे पास कोई भी वैल्यू है उस वैल्यू का साइज़ अगर हमारे पास दोबारा मेजरमेंट करने पर वही आया, तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, एक्यूरेट है, और हमारा इंस्ट्रूमेंट भी एक्यूरेट है। यानी कि अगर ये मेरे पास पेन है, इस पेन की ओरिजिनल लेंथ जो है अगर लेट सपोज़ वो है 2 मीटर, और मेजर करने पर भी हमारा जो आंसर आया वो 2 मीटर ही आया, तो इसका मतलब है कि जो हमने वैल्यू मेजर की वो एक्यूरेट है, और जिस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हमने मेजर की वो इंस्ट्रूमेंट भी एक्यूरेट ही होगा, वो हाई एक्यूरेसी देगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट है इसका, एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ठीक है। एक्यूरेसी जो होती है वो अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अनसर्टेनिटी बेसिकली मेजरमेंट के अंदर एक डाउट होता है कि हमें किसी नंबर, किसी वैल्यू के ऊपर शक होता है कि ये वैल्यू दुरुस्त है या नहीं। ये आने वाले टॉपिक के अंदर हम देखते हैं इसे। तो इसके बाद तीसरा आपके पास पॉइंट आएगा, एक्यूरेसी इज़ रिफ्लेक्टेड बाय नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि एक्यूरेसी को लिखने के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द हायर द एक्यूरेसी, अगर हमारे पास वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारी वैल्यू एक्यूरेट ज़्यादा है, ठीक है। तो इस लिहाज से एक्यूरेसी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको प्रिसीजन के बारे में पूछें तो आपने ये 2 पॉइंट लिखने हैं, अगर एक्यूरेसी के बारे में पूछें तो आप ये तीनों लिख सकते हैं, या आप 2 भी लिख देंगे तो ठीक है, लेकिन 3 लिख देना ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका बुक का जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाए, यानी कोई चीज़ स्किप ना हो। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास, डिफ़ाइन अनसर्टेनिटी, ये अभी जो ऊपर लफ्ज़ आया था ये बिल्कुल वही है। तो ये जो बुक के ऊपर है ये पेज नंबर आपके पास 20 के ऊपर मौजूद है, ये टॉपिक अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। तो ये आप टॉपिक देख सकते हैं, इसके अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और लॉन्ग भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ वगैरह के ही हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें, व्हेन एवर अब फिज़िकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड, कि जब भी हम किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटी का मतलब लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, सम लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी और डाउट इज़ प्रेजेंट, कि हमारे पास कोई ना कोई शक ज़रूर होता है उस वैल्यू के ऊपर हमें, कि वैल्यू पता नहीं दुरुस्त है या गलत है, ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो हदबंदी है या उसकी लिमिटेशन है उसके मुताबिक, ठीक है। ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेस, जो हमारा तरीक़ाकार है उसमें भी लिमिटेशंस होंगी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि सो दैट नो थिंग इज़ अ परफेक्ट मेजरमेंट, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके पास परफेक्ट नहीं हो पाती,
कि वो हो सकता है आपके पास इन्वायरमेंट में कोई ख़राबी आ जाए या इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ना कोई ख़राबी आ जाए, जिसकी वजह से आपके पास जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं वो डाउटफुल हो सकती हैं, तो वो अनसर्टेनिटी जनरेट कर देंगी। अच्छा, इसके बाद आप इसका कॉज लिख सकते हैं कि इसकी वजह क्या होती है। बेसिक कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इज़ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि जो सबसे बड़ी वजह होती है डाउट की वो होता है जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी टाइप, यानी वो किस किस्म का इंस्ट्रूमेंट है, वो कोई अच्छे वाला इंस्ट्रूमेंट है या बिल्कुल नकारा सा है, या उसमें एरर मौजूद है, ह्यूमन एरर, सिस्टमेटिक एरर या रैंडम एरर वो जनरेट तो नहीं कर रहा। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी आपके पास एरर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग, अब इसको कम करने का तरीका क्या है। द अनसर्टेनिटी इन स्मॉल लेंथ एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स देन फाइंड एवरेज वैल्यू, कि अगर हमने ज़्यादा सारी मेजरमेंट्स की किसी चीज़ की, तो अगर हम उन तमाम वैल्यूज़ की एवरेज फाइंड कर दें तो हमारे पास अनसर्टेनिटी को कम करने का चांस होता है। इसके बाद इंडिकेशन या रिप्रेजेंटेशन के इसको ज़ाहिर कैसे किया जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है। इट इज़ इंडिकेटेड बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करते हुए अनसर्टेनिटी को लिख सकते हैं, इसको इंडिकेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसकी हेडिंग है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स, कि हम डिजिट्स को किस तरह राउंड ऑफ कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हुए। तो इस टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो डिजिट्स को राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स होते हैं आपके पास। पहला रूल है कि इफ़ लास्ट डिजिट इज़ मोर देन 5, अगर आखिरी डिजिट आपके पास 5 से बड़ा है, यानी आपने कोई मेजर्ड वैल्यू ली या कोई आप मेजरमेंट देख रहे हैं, कोई भी वैल्यू है, अगर उस वैल्यू के अंदर आखिरी डिजिट 5 से बड़ा है तो फिर क्या होगा, द रिटेन्ड डिजिट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1, तो जो पिछला डिजिट है उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है। इफ़ लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, अगर आखिरी डिजिट 5 से छोटा है, देन रिटेन डिजिट रिमेन सेम, तो पिछला डिजिट बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई तब्दीली या कोई इजाफा नहीं होगा। इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 5, अगर आखिरी डिजिट आपके पास 5 हो, फिर आपके पास 2 रूल्स आ जाते हैं। आपने फिर चेक करना है कि 5 से पिछला जो डिजिट है वो इवन है या ओड है। इवन का मतलब ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आ जाते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ओड का मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, 2 के अलावा दूसरे टेबल्स में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर इवन है आपके पास तो नो चेंज, तो पिछले डिजिट में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, कोई इजाफा नहीं होगा। और अगर ये आपके पास 5 से पिछला डिजिट ओड है, यानी ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो फिर क्या होगा, 1 इज़ एडिड टू लास्ट डिजिट, फिर आखिरी डिजिट में हम एक नंबर का इजाफा कर देंगे। तो इसको एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं। आप रूल्स को याद कर लें, ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में आ सकते हैं। बाकी एग्जांपल आपको MCQs और न्यूमेरिकल्स वगैरह में आएंगी, तो इस लिहाज से एग्जांपल को आप देख लें। तो एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास, राउंड टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये वैल्यू आपको दी हुई है, इसको आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि हमें जो वैल्यू दी हुई है वो है 7.512 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। इस वैल्यू को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो रूल्स को हमने अपने जहन में रखना है, तीनों रूल्स को, उस लिहाज से हमने उसकी मदद लेते हुए हमने इसको सोल्व कर लेना है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। ये अगर आप वैल्यू देखेंगे तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आपको दी हुई है। ठीक है। ये क्या किस फॉर्म में है, ये है साइंटिफिक नोटेशन, यानी इसके अंदर आपके पास 10 की पावर इस्तेमाल हो रही है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमें पता होता है कि इससे 10 की पावर से पहले वाला जो हमारे पास वैल्यू होती है, सिर्फ हम उसी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं, ये वाली वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो इसमें आप लोग देखें कितने आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर देखने का तरीका भी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब एरर्स वाला लेक्चर था, उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर हैं, यानी 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सारे नंबर आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है। अब ज़ीरो जो है, ज़ीरो सिग्निफिकेंट कब होगा, अगर ज़ीरो 2 नंबर्स के दरमियान में आ जाए या ज़ीरो राइट साइड पे आपके पास आ जाए, तो फिर ज़ीरो सिग्निफिकेंट होता है। अगर ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे आ जाए फिर सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो ये ज़ीरो के लिए रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 नंबर हैं आपके पास इस वैल्यू के अंदर, 7 5 1 और 2, ये 4 नंबर हैं।
तो इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 4। लेकिन आपने इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो आपने इन 2 वैल्यूज़ को फिक्स कर देना है 7 और 5, और तीसरी वैल्यू आपने ये अज्यूम कर लेनी है या इसके ऊपर एरो लगा लेना है, ठीक है। तो ये जो तीसरी वैल्यू है 1, ये 5 से आपने देखना है कि छोटी है, 5 से बड़ी है या 5 के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि 1 है तो 1 5 से कम होता है। तो अगर 5 से कम हो तो उसके लिए हमारे पास रूल होता है कि हमने आखिरी डिजिट को सेम ही रहने देना होता है। तो इसका मतलब आपके पास जो इससे पहले वाली वैल्यू है वो सेम रहेगी, 7.555 ही रहेगा, 56 नहीं बनेगा, यानी हम इसमें 1 को ऐड नहीं करेंगे, 5 ऐसे ही रहेगा। बाकी जो सारी वैल्यू है वो आपके पास इसी तरह लिख दी जाएगी। तो ये हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। तो ये दूसरी एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि आपने इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है कहाँ तक? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास 10 की पावर जो है इसको हम इग्नोर कर देंगे, और इससे पहले वाली जो वैल्यू है सिर्फ हम उसी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को ढूंढेंगे कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं, फिर हम 3 तक उसको राउंड ऑफ कर देंगे। तो देखें आप लोग, इसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, क्योंकि ये पाँचों नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट ही होंगे। तो आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, यानी 3 वैल्यूज़ को आप फिक्स कर दें, 3 4 और 5, और इससे अगली वैल्यू के ऊपर आप एरो लगा लें। अब आप देखें जिस वैल्यू के ऊपर आपने एरो लगाया वो 5 से बड़ी है या 5 से कम है, तो वो वैल्यू 5 से बड़ी है, 6 है। तो अगर 5 से बड़ी वैल्यू आएगी तो फिर क्या होगा? देन रिटेन डिजिट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1, तो पिछले डिजिट में 1 को हम ऐड कर देंगे। तो 3.4, इससे पिछला डिजिट 5 है, 5 में जब 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 kg, इसी तरह ही आप लिख लेंगे। तो ये तीसरी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि इस वैल्यू को आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। ये वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है। तो इसको अब हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करते हैं। सबसे पहले तो 10 की पावर को हम इग्नोर कर देंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। इससे पहले वाली जो वैल्यू है उसमें हम देखेंगे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें मौजूद हैं, क्योंकि तीनों ही नेचुरल नंबर है, 4 भी, ये 4 भी और 5 भी। तो आपने इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो हम 2 वैल्यूज़ को फिक्स कर देंगे और तीसरी वैल्यू के ऊपर एरो लगाएंगे। अब ये जो 2 वैल्यूज़ हैं हम देखेंगे एरो जिसके ऊपर लगा वो वैल्यू 5 है, 5 से बड़ी है या 5 से कम है, तो वैल्यू 5 है। अब हम 5 के लिए रूल देखेंगे कि अगर वैल्यू 5 आ जाए तो आपने पिछली वैल्यू को ही देखना है, अगर वो इवन है या ओड है। अगर पिछली वैल्यू इवन होगी तो फिर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 से जो पिछली वैल्यू है वो है 4, और 4 एक इवन नंबर है क्योंकि वो 2 के टेबल में आ जाता है, इसीलिए आपके पास ये एक इवन नंबर है। तो फिर हम क्या करेंगे, 4.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी 5 से पिछली वाली वैल्यू में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा रूल के मुताबिक, ठीक है। तो ये आपके पास तीसरी एग्जांपल थी। इसके बाद आप चौथी एग्जांपल को खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से ही ये क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इस लास्ट पार्ट को आप खुद ही समझें और इसका आंसर फाइंड करें। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। इसकी जो बेसिक चीज़ें थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन हैं कुछ इंपॉर्टेंट वाले, और न्यूमेरिकल्स हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आप लोग उसे देख पाएंगे। तो आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।